हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं नॉर्मलाइजेशन मेथड के बारे में। जी हां दोस्तों, जब से बेल्टन के आंसर शीट आई है तब से लगातार बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट चल रहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन मेथड के बाद उनके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज पे चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ कुछ लोगों के ऐसे भी डाउट्स हैं कि उनकी पेमेंट की स्लिप खो गई है या फिर सिंपल सी बात है उनके पास एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी नहीं है। उनके लिए दोस्तों क्या उपाय होगी, इस वीडियो के लास्ट में मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। साथ मेरिट के लिए क्या आधार है और वो किस तरीके से कार्य होगा, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि बेल्टन की जो एग्जाम हुई है नॉर्मलाइजेशन मेथड पे सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं। नॉर्मलाइजेशन मेथड दोस्तों यहाँ पर जो यूज होने वाला है वो इसलिए यूज होने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग शिफ्ट में बेल्टन का एग्जाम हुआ है और किसी किसी शिफ्ट में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं जिसमें सिंपल सी बात है क्वेश्चन को पासिंग मार्क्स लाना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट के तो मतलब अगर उन्हें 30 मार्क्स चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए तो उनके पास 29 मार्क्स ही नजर आ रहे हैं, 28 मार्क्स नजर आ रहे हैं। तो इन सारे स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है, तो बात करें अगर इन सारे स्टूडेंट के लिए दोस्तों, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन मेथड में बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि मार्क्स बढ़ेगा सर या घटेगा। तो पहली बात तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो निगेटिव मार्किंग थी नहीं तो आपका जो मार्क्स है दोस्तों 100 में से आप रख लीजिए कि 99% चांस है कि आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और खासतौर पे उन शिफ्टों के बढ़ेंगे मार्क्स जिनके में हार्ड टाइप के क्वेश्चन थे। तो जिन शिफ्ट में हार्ड टाइप के क्वेश्चन थे उनके मार्क्स बढ़ेंगे और घटने का यहाँ पे नहीं के बराबर चांस है। यानी कि सिंपल सी बात है 1-8% तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप मान के चलिए कि 99% चांस है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप 1-2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर से फेल कर रहे हैं तो 4-5 नंबर तो आपके हाथ में होगा दोस्तों, जो सिंपल सी बात है आप पास कर पाएंगे या क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो एमसीक्यू एग्जाम था वो कितने मार्क्स का था। तो एमसीक्यू एग्जाम आपका 60 मार्क्स का था जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। और जनरल ओबीसी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 30 मार्क्स था, यानी कि 60 में से 30 मार्क्स लेके आने थे। और अगर कोई जनरल ओबीसी के कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें 30 मार्क्स नहीं आया, 29 आया, 28 आया या 27 आया, तो अभी आप रेस से बाहर नहीं हुए हैं, आपको प्रतीक्षा करना है। नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है कि आपका मार्क्स बढ़ जाए और आप क्वालिफाई कर जाए। इसके अलावा दोस्तों SC ST के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 24 मार्क्स थे। तो इसमें भी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास 24 मार्क्स हैं मिनिमम जो आपको क्वालिफाइंग के लिए मार्क्स हैं तो आप निश्चिंत रहें। और अगर नहीं है, 1-8 नंबर से चुक रहा है, तो आप नॉर्मलाइजेशन के लिए वेट करें। जैसे नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल आपका स्कोर कार्ड शो करेगा उसमें सिंपल सी बात है आपके मार्क्स बढ़े हुए नजर आ जाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों जो विकलांग थे जिनके पास 40% से अधिक का सर्टिफिकेट था उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 21 मार्क्स था कि 21 मार्क्स मिनिमम उनको लाना चाहिए था। अब यहां तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेरा मानना यह है कि सिंपल सी बात है नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स के बढ़ने के ही ज्यादा चांसेस है, कम होने का चांस नहीं है। तो कोई क्या बोल रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने अपना राय आपके सामने में रख दिया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आप टाइपिंग की, तो टाइपिंग में बहुत सारे लोगों ने जब टाइपिंग किया तो कुछ स्टूडेंट को तो अपना ये भी नहीं मालूम है कि सिंपल सी बात है किस तरीके से उनकी स्पीड की कैलकुलेशन होती है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको स्पीड कैलकुलेशन भी बताऊंगा। तो हिंदी में आपको मिनिमम जो चाहिए था वो 25 वर्ड पर मिनट चाहिए था और इंग्लिश में आपको जो मिनिमम चाहिए था वो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए था। अब अगर हम देखें तो यहां पर मैंने एक आंकड़ा लिया है ताकि मैं आपको कैलकुलेशन करके समझा पाऊं। तो दोस्तों जब आपने टाइपिंग किया होगा तो वहां पर आपको की स्ट्रोक नजर आया होगा और साथ ही साथ आपकी जो स्पीड होगी वो आपको सिंपल सी बात है कैसे निकालना है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो की स्ट्रोक के अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने कितने मिनट में कौन सा टाइपिंग कंप्लीट किया था, तो आप इजिली की स्ट्रोक के मदद से अपनी नेट स्पीड निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक यहाँ उदाहरण लिया कि अमित नाम का कोई बंदा है जिसे सिंपल सी बात है एमसीक्यू में मान लीजिए जनरल कैटेगरी था या ओबीसी का था तो उसे 30 नंबर लाने थे मिनिमम, उसे 40 मार्क्स आए। अब ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। और इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके टाइपिंग पे। तो टाइपिंग में मान लीजिए कि इसने जो टाइपिंग किया इसने 1244 की स्ट्रोक को टाइप किया हिंदी में और वो भी 8 मिनट में। टोटल टाइमिंग आपका 10 मिनट का था, कोई 5 मिनट में सबमिट किया हुआ, कोई 6 मिनट में, कोई 7 मिनट में, कोई 8 मिनट।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस बंदे ने जो टाइपिंग अपना टाइप कर लिया 1244 की स्ट्रोक, वो 8 मिनट में टाइप किया। अब देखिए दोस्तों, इसके मान के चलें कि अगर इससे एक भी गलती नहीं हुई, हो सकता है कि एक भी गलती ना हुआ उससे, और हो सकता है आपसे गलती होगा तो उसके लिए क्या करना वो भी मैं समझाऊंगा। तो मान लीजिए अगर उसे 0 गलती हुआ है तो सिंपल सी बात है, अगर 1244 की स्ट्रोक है तो सबसे पहले की स्ट्रोक से वर्ड में बदलने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको इजीली बता देता हूं कि जब भी आपको की स्ट्रोक से वर्ड में चेंज करना है तो उसमें आपको 5 से भाग देना होता है, क्योंकि माना यही जाता है टाइपिंग एग्जाम में कि एक वर्ड बराबर मिनिमम 5 कैरेक्टर मान के एग्जाम करवाया जाता है आपका, तो आप उसमें 5 से भाग दें तो यहाँ आपको टोटल वर्ड नजर आएंगे। उसके बाद तो 248.8 वर्ड जो है ये इनकी टाइपिंग हुई है, और इसमें अब आपको दोस्तों क्या करना है, जितना भी मिनट में आपने इसे टाइप किया तो उससे भाग देना है। तो यहाँ पर भाग देने के बाद आप देख सकते हैं सिंपल सी बात है, 248.8 में भाग देने से 31.1 वर्ड पर मिनट जो है यही इनकी ग्रॉस स्पीड है और यही इनकी नेट स्पीड है। यहाँ पर ग्रॉस स्पीड नेट स्पीड दोनों सेम इसलिए क्योंकि इसने एक भी गलती नहीं की। अगर ये गलती करता तो गलती को माइनस करने के बाद जो हम बचता हमारे पास वो हमारा नेट स्पीड होता। अब अगर देख लें इसी तरीके से इंग्लिश का एक उदाहरण ले लेते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बता भी दिया कि 5 की स्ट्रोक बराबर एक वर्ड माना जाता है। तो इंग्लिश के लिए अगर हम लोग देखें, इंग्लिश में अगर आप अपनी स्पीड निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि मान लीजिए इस बंदे ने इंग्लिश में 1800 की स्ट्रोक टाइप किया था, 10 मिनट पूरा टाइमिंग ले लिया इसने, जितना भी मिनट हो, और रॉन्ग इसने 2 किए, यानी 2 वर्ड इनके गलत हुए। तो 2 वर्ड का मतलब कितने की स्ट्रोक, 2 वर्ड का मतलब 10 की स्ट्रोक इससे गलती हो गई। तो आप इसे किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों 1800 और ये 5 गुने 2 का मतलब यही है कि सिंपल सी बात है, एक की स्ट्रोक में अगर 5 वर्ड है तो 5 गुने 2 का मतलब 10 की स्ट्रोक माइनस करने वाले हैं हम लोग। तो 1800 में से 10 की स्ट्रोक माइनस कीजिएगा तो 1790, और 5 से भाग देके हम लोग वर्ड में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 358 वर्ड इसने टाइपिंग की। अब इससे हमें स्पीड निकालना कि कितना स्पीड है इनका। तो 358 में टाइम कितना लिया गया था, 10 मिनट लिया। जितना भी मिनट आपने लिया हो उससे भाग दे दीजिएगा, उसके बाद आपको नेट स्पीड मिल जाएगा। तो दोनों तरीका मैंने बता दिया, इससे आप अपने टाइपिंग की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो ग्रॉस स्पीड हो चाहे नेट स्पीड हो। कैसे करना है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं, कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम था कि सिंपल सी बात है कि सर हमारी एडमिट कार्ड, तो देखिए दोस्तों वहां पर बहुत, जब आपने एग्जाम दिया होगा तो आपसे एडमिट कार्ड वहां जमा करवा लिया गया है, और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि आपको एडमिट कार्ड भी मांगा जाता है ज्वाइनिंग के टाइम में। तो आपको एडमिट कार्ड की एक आध प्रतिलिपि करवा के रख लेनी चाहिए थी। यदि आपके पास नहीं है तो आपने जिस साइबर कैफे या खुद से ही ऑनलाइन किया होगा तो आप अपने मोबाइल में सर्च करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो आप खोजने की कोशिश करें अगर आपके पास है तो। दूसरा बात, पेमेंट स्लिप का भी होना जरूरी है, क्योंकि बैक डेट में जिन्होंने ज्वाइनिंग किया है उनका ये भी करना है कि पेमेंट स्लिप भी खोजा जाता है। दोस्तों अगर आपने फॉर्म को प्रिंट किया होगा और उसमें पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह होगी तो भी आपको कुछ ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अलावा दोस्तों आप जब तक नॉर्मलाइजेशन हो नहीं जाए, कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, सिंपल सी बात है। तो अगर आप मिनिमम क्वालिफाई हैं तो आप सिंपल सी बात है रेस में बने हुए हैं, और अगर मिनिमम क्वालिफाई नहीं है तो आपको वेट करना है नॉर्मलाइजेशन का। जैसे ही नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद सिंपल सी बात है आपको पता चल जाएगा कि आप रेस में है या रेस से बाहर है। तो ज्यादा चांस है कि आप रेस में बने रहिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछें, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।